हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पावर ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे, सिलेबस अपने पास खोल लेता हूं मैं, खुला हुआ ही है। हाँ, तो एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, तो अपने बात चल रही थी पावर ट्रांसमिशन के बारे में। ये टॉपिक हो चुका है अपना, पावर ट्रांसमिशन चल रहा है। पावर ट्रांसमिशन में भी क्लचेज के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। क्लच के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पर 2 क्लासेज पहले हो चुकी है। आज लास्ट क्लास है। जितना भी टाइम होता है आराम से चल रहे हैं, जल्दबाजी कोई नहीं है। वैकेंसी आ जाएगी, समय है अपने पास, सफिशिएंट समय है। एक अच्छा मतलब अपना सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, साथ के साथ एमसीक्यूज भी आपके हो जाएंगे। सीधा टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। टॉपिक के ऊपर मूव करने से पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं जो आपको दिए गए थे। 36, 36, 37 और 38। ठीक है, आ जाओ साहब। अब आप प्ले करते हैं, पहले एमसीक्यूज पे बात होता है, उसके बाद में अपने टॉपिक में मूव हो जाएंगे। अभी आज के दिन में क्लच पूरा हो जाएगा। फिर पावर ट्रांसमिशन में अपने गियर बॉक्स के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए, द थर्मोस्टेट वाल्व ऑफ इंजन कूलिंग सिस्टम ऑफ व्हीकल, मतलब बेसिकली आपने एमसीक्यूज पढ़ लिया होगा, आपने एमसीक्यूज लगाए भी होंगे। थर्मोस्टेट वाल्व होता क्या है मैंने आपको करवाया है। ठीक है, ताप स्थापी वाल्व जिसे अपने कहते हैं हिंदी में। मैंने वैसे आपको इंग्लिश में करवाया है। जितने भी टेक्निकल टर्म्स है वो अभी तक अपनी इंग्लिश में चलते आ रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में ही चलने दो यार, हिंदी में नहीं समझ आता कई बच्चों को। हो सकता है हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो, पर वो अगर वो रिसर्च करके, अगर थर्मोस्टेट वाल्व को रिसर्च करके लिखते हैं तो उनको याद रहेगा। मैंने आपको बताया था एक ऐसा वाल्व, ठीक है, एक ऐसा वाल्व जिसके अंदर क्या होता है कि जब यूज कहां होता है तो इंजन कूलिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है। जब वाटर जैकेट लगे होते हैं इंजन के ब्लॉक व हेड में, अपने कह देते हैं इंजन में जो वाटर जैकेट होते हैं, जब वो सिलेंडर के चारों तरफ वाटर को मूव करवाया जाता है तो एक टेम्परेचर तक जब वो पानी या कूलेंट, जिसे अपने कहते हैं कूलेंट लेके चल लो, जब वो कूलेंट एक टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तब क्या होता है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है। टेम्परेचर मतलब जब वो गर्म होकर एक टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, ठीक है, और जब वो ठंडा हो जाता है वो पानी, देन थर्मोस्टेट वाल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जैसे ही वापस से वो पूरे इंजन की गर्मी, जो कूलेंट है वो पूरे इंजन की गर्मी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसका टेम्परेचर हाई चला जाएगा, उच्च तापमान चला जाएगा, ठीक है, जैसे उसका टेम्परेचर तापमान बढ़ जाएगा फिर क्या होगा, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाएगा। और वो ओपन होने के बाद में जो कूलेंट है उसका फ्लो चालू हो जाएगा और वो कूलेंट उठ के रेडिएटर में चला जाएगा। रेडिएटर से ठंडा होकर वापस से जैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होगा दोबारा से, ठीक है, और फिर उसके बाद वो ठंडा जो कूलेंट है वो वापस से इंजन में जाएगा और इंजन में जाने के बाद भी ये प्रोसेस चलता रहता है। बेसिकली समझाना क्या चाहता हूं आपको, मैंने ये चीज करवा रखी है, थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है साहब, अब करते हैं अपने ऑप्शन के ऊपर बात कि ऑप्शन में क्या कुछ दिया गया। और ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आप लोगों से नहीं होंगे, मुझे ये पता है, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है उस चीज को लेकर। जब तक आप उस चीज के, जब तक आप एमसीक्यूज के या प्रश्न के एक मतलब बेसिक को नहीं समझोगे ना, तब तक आपसे वो चीज नहीं होगी। और जब तक आप पूरे ऑप्शन को नहीं समझोगे तब तक भी वो आपकी चीज नहीं होगी। अभी चलते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा इसको करने में, आगे तो अपने फटाफट कर देंगे। देखो, थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, रिमेन क्लोज्ड व्हाइल स्टार्टिंग द इंजन फ्रॉम द कोल्ड कंडीशन। मतलब क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व क्या है, बंद रहता है जब अपने इंजन को कोल्ड कंडीशन में, ठंडे अवस्था में अपने चालू करते हैं। ठंडी अवस्था में इंजन चालू करते समय बंद रहता है। अगर आपको नहीं समझ आता एलिमिनेट करो, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो। मुझे लगता है ये सही है, एक बार के लिए मुझे लगता है ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ओपन एज सुन एज द इंजन स्टार्ट फ्रॉम द कोल्ड कंडीशन। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको यही कहा कि उस समय ये थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होगा जिस समय वो कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जब इंजन ठंडी पोजीशन में तभी ओपन हो जाएगा, ठीक है, ठंडी अवस्था में इंजन चालू करते ही खुल जाता है, ये नहीं हो सकता, ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ओपन एज सुन एज द इंजन इज स्टार्टेड एंड देन क्लोज आफ्टर सम टाइम, ये भी नहीं होता। ध्यान में रखना, क्या मैंने आपको बात बताई है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि कूलेंट है वो ऑब्वियस सी बात है, यदि इंजन कोल्ड कंडीशन में है तो वो कूलेंट भी ठंडा होगा। अगर कूलेंट ठंडा होगा कैसे थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर कूलेंट ठंडा है तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन ही नहीं होगा। जब तक वो कूलेंट गर्म नहीं होगा, जब तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है, तब तक थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होगा। जब तक थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होगा तब तक कूलेंट का फ्लो होगा नहीं, ठीक है। वो कूलेंट वहीं उस वाटर जैकेट में ही घूमता रहेगा, उसकी मतलब उसका जो इंजन की गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इंजन चालू करते ही खुल जाता है, फिर कुछ समय बाद में बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोगों ने 4 नंबर ऑप्शन ज्यादा किया है ना, नहीं 1 भी किया और 4 भी किया, 4 भी 33% है, कोई बात नहीं। रिमेन क्लोज व्हेन द इंजन इज नॉट रनिंग, मतलब जब इंजन नहीं चलता तो ये बंद रहता है, ठीक है, ये बात अपने मान सकते हैं इतनी बात। एंड ऑलवेज रिमेन ओपन व्हेन द इंजन इज रनिंग, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया एक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद में ही ये जो है इसका थर्मोस्टेट वाल्व जो है अपना ओपन हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात अपना 1 नंबर क्या है एमसीक्यू, 1 नंबर क्या है अपना सही होगा। इस बात को आपको नहीं समझ आए प्लीज एलिमिनेट कीजिए, एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कीजिए ताकि आपको वो चीज समझ आ सके। और मैंने आपको बताया कि वो बंद ही रहेगा कोल्ड कंडीशन के अंदर, ये बात अपनी पहले भी हो चुकी है, मैंने आपको पहले भी ये सब बता चुका हूं। अब आप 45% सही किया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जैसा आप लोगों को सही लगे, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रेशर कैप? देखो यार, ये होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो, ठीक है। आप लोगों ने टेलीग्राम पर जो अपना ग्रुप बना हुआ है वहां पर आप लोगों ने इसके बारे में अपनी कॉपी में लिख के ना फोटो भेजनी है, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो, अदरवाइज आप रहने दीजिए। मैंने नहीं करवा रखा, मुझे लगता है जहां तक कि प्रेशर कैप होता कहां है, रेडिएटर पर होता है, वो ऊपर वाली साइड जो प्रेशर कैप लगा होता है वो होता है। और ये क्या है, ये वैक्यूम के फॉर्मेशन होने को बचाता है, बस इतना ही इसके बारे में समझ लीजिए। मैंने करवा नहीं रखा, तो ये मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा मैं 100% नहीं करवा सकता, आपको एमसीक्यूज पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं। अपने अगर 150 तक आएंगे ना तो 10 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। 10 एमसीक्यूज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर होमवर्क के लिए, होमवर्क करो, होमवर्क करो करो और टेलीग्राम ग्रुप में फोटो भेजना, ठीक है। करना यदि आप डेडिकेटली पढ़ रहे हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा सही लगे। आप मैं उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। इतनी बात होगी समझ अपने। आगे चलते हैं, 10 मिनट ऑब्वियस ही बात है लग जाते हैं अपने को, हमेशा ही लग जाते हैं। रेडिएटर ट्यूब, अच्छा अपने उसकी बात करें तो ठीक है, नहीं करवा रखा है तो अभी मैं इस चीज के बारे में नहीं कहूंगा। सबको कंफ्यूजन थी, 39% फिर भी सही है वहां पर, अच्छी बात है यार, आप इतने लोग हो। पहले वाले से मुझे उम्मीद थी, इसके अंदर भी आपकी हालत खराब ही है यार, 60% किसे कहते हैं। रेडिएटर ट्यूब आर जनरली मेड ऑफ, मैंने आपको ये बात 101% मैंने करवाई हुई है कि रेडिएटर ट्यूब जो है वो बनी होती है, किसकी, ब्रास की, पित्तल की बनी होती है, ठीक है। और ये ऐसा एमसीक्यू है जो 100% मुझे उम्मीद थी, पर आपकी हालत अब भी खराब है। जो जिसने भी ये किया, जिसने सही किया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया तो प्लीज अपने आप को सही कीजिए यार। आप लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, मुझे भी नहीं समझ आता। बड़ा मतलब अभी क्या है, ग्रुप्स वगैरह में, अपने ग्रुप में ना मुझे ऐसा फील होता है बड़ा मतलब डिमोटिवेटेड सा माहौल चल रहा है ना, कि
वैकेंसी को लेकर कब आएगी कब नहीं आएगी, ये सब को लेकर बड़ा मतलब अपने सभी लोग डिमोटिवेट है। ऐसा मत करो यार, थोड़ा सा समय लगेगा, सब्र रखो। हाँ, वैकेंसी आएगी ये तो कंफर्म है। देखो इस चीज के बारे में अपने को कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि वैकेंसी नहीं आएगी। ये बात मत सोचना कि अभी न्यूज में पिछली बार चल रहा था कि वैकेंसी को मतलब खत्म कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। सेंट्रीफ्यूगल क्लच, आप कंपेयर मत करो किसी भी मतलब न्यूज को। अच्छी बात है उन्होंने दे दी तो बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, बेसिकली मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताता हूं। स्ट्रक्चर आप याद कर लेना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है। होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। जब जो अपनी ड्राइविंग शाफ्ट है, जो इंजन शाफ्ट है, वो जैसे ही तेज घूमेगी, ठीक है, जैसे ही वो तेज घूमेगी, जो फ्रिक्शन शू लाइनिंग है ना, ये आउटर प्लेट पर जाके अटैच हो जाएगी। जैसे ही ये धीरे होगी तो ये क्या है, जो अपने इंजन शाफ्ट है वो क्या है, धीरे जो पावर ट्रांसमिशन है उसको स्लो कर देगी। और जो गियर शाफ्ट है या जो ड्रिवन शाफ्ट है उसको भी क्या कर देगी, स्लो कर देगी। बच्चों वाली चीजें है, इसमें और कुछ भी नहीं है। नाम याद रख लेना कि स्पाइडर वगैरह कहाँ यूज होते हैं, कवर प्लेट, फ्रिक्शन लाइनिंग शू किधर किधर लगे होते हैं, और कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है। लिखने वाली बात है वो लिखवा देता हूं ये, क्योंकि मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। ये होता क्या है एक प्रकार का। अच्छा, ये जो श्रेणी आएगी ना, ये अपनी आएगी ऑटोमेटिक क्लचेस के बारे में बेसिकली अपने पढ़ रहे हैं, आप ये समझ लेना, ठीक है। इसको अपने क्या कहते हैं, इंजन इंजन स्पीड के अकॉर्डिंग, इंजन स्पीड के अकॉर्डिंग क्लच क्लच कंट्रोल किया जाता किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ही इंजन इंजन स्पीड कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, डिस एंगेज हो जाएगा। और जैसे ही इंजन स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो ये फिर से क्या हो जाएगा, एंगेज हो जाता है। सर ये कहां पर यूज होता है कि मतलब अगर आपने बात करें तो ये यूज होता है सबसे सबसे बेस्ट एग्जांपल स्कूटी में। कुछ भी मत याद करना, स्कूटी में ये सब चीजें यूज होती है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इंजन की स्पीड यदि ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल, फोर्स इंक्रीज होगा। और इस कारण से क्या होगा, और इस कारण से क्या होगा, जिससे जिससे पावरफुल पावरफुल या जटिल कॉन्टैक्ट बनता है, कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। आगे चलता हूं। हाँ, दो नहीं, इसको ऐसे लिखो। ये क्या बंटा होता है किसमें, टू मेंबर्स में ये बटा होता है। बेसिकली एक जो होता है वो फिट होता है किसमें, ड्राइविंग शाफ्ट में। ड्राइविंग शाफ्ट कौन सी होती है, बेसिकली ड्राइविंग शाफ्ट को अपने कहते हैं इंजन शाफ्ट भी कह देते हैं, फ्लाईव्हील के साथ अटैच होता है, ये भी अपने कह देते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अपना फिट होता है ड्रिवन शाफ्ट में, ठीक है। दो मेंबर्स में ये पूरा क्लच बटा होता है, एक जो मेंबर है वो ड्राइविंग शाफ्ट, दूसरा ड्रिवन शाफ्ट में अटैच होता है। यूज कहाँ होता है, यूज होता है स्कूटी में। स्कूटी या जितने भी अपने ऑटोमेटिक व्हीकल्स देखते हैं ना, बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं। जैसे कोई आजकल तो सभी लगभग जितने भी मतलब व्हीकल्स का जो हाइयर जो मतलब व्हीकल होता है ना, उस सीरीज का, उसमें ऑटोमेटिक ही व्हीकल अपने को देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और ध्यान में रखना, इसमें किसी भी प्रकार
क्लच पैडल नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए। इस बात को आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। इतनी बात थी, मतलब बच्चों वाली बातें हैं यार, ये सब तो आपको अब पता ही होगा पहले से। आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूं सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। क्लच के बारे में, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। फोटो नंबर है 14। फटाफट सिलेबस चल रहा है यार, जल्दबाजी मत करना। ये ना, इसको लिख लो, ये है वेट, ठीक है। यहां पर एक भार लगा हुआ होता है। सेमी सेंट्रीफ्यूगल से आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें जैसे वो ऑटोमेटिक था वैसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि वेट अपने क्या करते हैं, इसके साथ अटैच कर देते हैं, और ये जो वेट है वो इस प्रकार से मूव करता है। मैं रुक जाओ, फोटो 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 बदल लें अपने। इस प्रकार से मूव करता है। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी, जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगी, तो ये क्या होगा, ये वेट इधर वाली साइड पुश होगा, इधर वाली साइड, ठीक है। और ये जो प्रेशर प्लेट है वो क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ ऐसे जोड़ देगी, उसके ऊपर प्रेशर डाल देगी। नीचे तो स्प्रिंग लगा ही हुआ है। और जैसे ही स्पीड कम हो जाएगी तो ये जो वेट है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, मतलब उसका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, और जिस कारण से जो प्रेशर प्लेट है पीछे हो जाएगी। एंगेज डिसएंगेज इस प्रकार से होता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। वर्किंग को समझना जरूरी है, सिर्फ वर्किंग का ही सारा खेल है। वर्किंग समझ गए तो उसके बाद में आप समझ जाओगे सारा कुछ ही। वेट एमसीक्यूज लगाओ या दबा के लगाओ, जहां से जैसे भी मिलते हैं आप लगाइए यार। आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में। आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प नहीं होगी, तो वो हेल्प करेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी उस चीज से। मैं लिखता हूं, फटाफट लिखते हैं। सेम होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय क्लच भी कह सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल क्लच की तरह तरह इसमें इसमें एक लाइट लाइट क्लच प्रेशर स्प्रिंग लगे रहते हैं, जो लो प्रेशर लगाते हैं प्लेट पर। ठीक है, आगे चलता हूं। जब इंजन स्पीड ज्यादा होगी तो लीवर पर लगा वेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये घूमेगा, क्लच घूमेगा, तो वेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही तो मतलब प्लेट और उससे एंगेज डिसएंगेज होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण फोर्स के आउटवर्ड बाहरीय रेडियल कोणीय पुल खिंचाव के कारण प्लेट्स पर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जिससे क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन होगी। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। और जैसे ही स्पीड कम होगी तो वेट क्या होगा अपना डिसएंगेज हो जाएगा, एंगेज होगा। ठीक है साहब, इतनी बात होगी, इतनी बात ही थी इसके अंदर लिखने लिखवाने वाली। आगे चलते हैं। छोटे छोटे ये क्लच ना, मेन कंपोनेंट जितने भी थे वो अपने पढ़ चुके हैं। फोटो नंबर 15 लेनी है। समझने समझाने वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है।
रुको मैं ना यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, इसको अपने पॉजिटिव क्लच भी कह देते हैं, POSI पॉजिटिव क्लच भी कह देते हैं, ठीक है। और साथ के साथ इसको डॉग एंड स्पिलन क्लच भी कह दिया जाता है। याद रखना, इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना। स्ट्रक्चर कहने का मतलब, स्ट्रक्चर याद करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब, जब भी मैं स्ट्रक्चर के बारे में याद कहूं तो थोड़ा सा उसकी वर्किंग को भी समझते चलना जब भी आप करो। कुछ भी नहीं होता, एक बात आपको समझ आ रही है, ये साफ्ट ए है, एक सेकेंड, ये साफ्ट ए है और ये साफ्ट बी है। दो क्लच क्या है, ये स्लाइडिंग के अंदर जाके माउंटेड हो जाएगा और जिससे दोनों साफ्ट घूमने लग जाएंगे, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। दूसरी चीज समझ लो, ये क्लच पैडल है, इसको पैडल को अपनों ने दबा दिया, ये जो पूरे का पूरा ड्रिवन मेंबर है, ठीक है, यहाँ पर कंप्रेसिंग स्प्रिंग लगी होती है, ये पूरे का पूरा ड्रिवन मेंबर पीछे की तरफ चला जाएगा। जैसे ही इसको छोड़ेंगे, ठीक है, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये पूरे का पूरा इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा, ये सारा सिस्टम इसके अंदर जाके, डॉग जो है वो स्लाइडिंग के अंदर जाके ऐसे फंस जाएंगे, ठीक है, ठीक है, और फिर वो घूमना चालू हो जाएंगे। जैसे ही अपने क्लच दबाएंगे दोनों दूर हो जाएंगे। बड़ा ही सिंपल वर्किंग है, बेसिक वर्किंग है, यदि आप समझना चाहते हो तो वो यही है। लिखने लिखवाने वाली बात कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के बारे में अपने पढ़ते हैं। मैं फोटो ले लूं, बहुत वैसे ना ये अपनी पीडीएफ अब बहुत बड़ी हो जाएगी ये पीडीएफ, क्योंकि 46 पेज मुझे नहीं लगता अभी तक अपने पास कभी आए हैं। हाँ साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच का नाम सुनते सर आपके दिमाग में एक चीज आ गई, कहीं ना कहीं बिजली होगी और कहीं ना कहीं मैग्नेट होगा। बिल्कुल सही बात है। यहां पर एक वाइंडिंग लगी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण, बिजली फ्लो होने के कारण, ठीक है, ये एक चुंबक की तरह काम करता है और जिस कारण से प्रेशर प्लेट को अपनी तरफ एंगेज करता है। और सिंपली वही वर्किंग सभी में चलती रहती है कि अपने को करना क्या है, अपने को एंगेज और डिसएंगेज करना है। एक बेसिक वर्किंग को समझते हुए चलना, एंगेज और डिसएंगेज। क्या है क्लच का काम, एंगेज और डिसएंगेज किस प्रकार से कर सकते हैं, वो अलग अलग तरीके आपके सामने हैं। अभी होगा क्या, करना क्या है, उस चीज के बारे में समझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के अंदर भाई वाइंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण क्या है, जो वाइंडिंग है उसने मैग्नेट की तरह काम किया, चुंबक की तरह काम किया, जिस कारण से चुंबक की तरह काम करने प्रेशर प्लेट जाके, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब प्रेशर प्लेट जो है वो वाइंडिंग से जाके चिपक गई, और जिसके कारण से जो क्लच प्लेट है, जो अपनी ये क्लच प्लेट है, ठीक है, इससे क्या पावर ट्रांसमिशन होता रहा। वही बेसिक सेम वर्किंग जो हर एक चीज में समझनी है, बस समझना ये है कि इसके अंदर अलग क्या है। अलग है अपने पास ये वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग को समझ लेना और कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर याद करते हुए चलना, जितनी चीजें बता रहा हूं वो सब अपने याद करते हुए चलना है। इसका यूज कहां होता है, कुछ सम रेनॉल्ट कार्स में इसका यूज होता है, रेनॉल्ट कार्स यूज दिस, ठीक है। लिखते हुए चलते हूं मैं फटाफट। जब वाइंडिंग एनर्जाइड, जब वाइंडिंग को एनर्जी मिलती है, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है किसको, प्रेशर प्लेट को, ठीक है। ठीक है, और जब ये बाइंडिंग को एनर्जी कब मिलेगी, जब स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा, जब स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा। बड़ा बच्चों वाली चीजें समझा रहा हूं पर समझते रहो यार एक बार के लिए, ठीक है। आगे चलता हूं। जब वाइंडिंग सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाएगा, कट ऑफ, तो जो क्लच होगा, जो
क्लच होगा वो क्या हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। क्लच डिसएंगेज हो जाएगा। कब होता है, जब क्लच पैडल को दबाया जाएगा। जैसे ही अपने क्लच पैडल को दबा देंगे, वाइंडिंग की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। कट ऑफ होने के कारण प्रेशर प्लेट जो है वो दूर हो जाएगी। दूर जैसे ही प्रेशर प्लेट दूर होगी तो अपने क्या है, गियर चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही पैडल को छोड़ दिया जाएगा, वाइंडिंग जो वाइंडिंग की एनर्जी के कारण वो जो प्रेशर प्लेट है वापस से वाइंडिंग की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, और अट्रैक्ट होने से पावर का ट्रांसमिशन होगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। और सबसे मेन एडवांटेज की बात करता हूं मैं। सबसे मेन एडवांटेज इसका क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं चाहिए। कि मतलब अपने को ऐसा नहीं है कि कोई जोड़ चाहिए या कोई लिंक चाहिए, जैसे अपने दूसरे क्लचेज में देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा इलेक्ट्रिकली मतलब अपना ऑपरेट होता है। तो इसके अंदर किसी प्रकार की कोई लिंकेज नहीं चाहिए अपने को। कोई भी पेन चेंज कर लें। हाँ, कोई भी लिंकेज की जरूरत नहीं, लिंकेज की जरूरत नहीं। क्लच को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना, जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है। हाई हाई इनिशियल कॉस्ट मतलब ये क्या है, ये महंगा होता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। आप आसान भाषा में इसको समझ लेना कि ये जो क्लच होता है ये महंगे होते हैं, सस्ते नहीं होते। चलते हैं आगे। बस मेरे ख्याल से ये रह गया। और इसके बाद में 16, 17, 18 नंबर है वेट क्लच के बारे में। ठीक है, हाइड्रोलिक क्लच। देखो, हाइड्रोलिक क्लच का एकमात्र सबसे बड़ा एडवांटेज सुन लेना आप सबसे पहले। इसका एडवांटेज क्या है, जैसे ही अपने अगर क्लचेस की बात करें तो अपने वायर का यूज करते हैं। अगर पीछे अभी तक जो अपनों ने पढ़ा है तब तक अपने देखें, बेसिक की बात कर रहा हूं, सभी में नहीं। वो वायर जो है, यदि अपने बात करें बड़े ट्रक में, सॉरी बड़े व्हीकल्स में बात करें तो बहुत लंबी वायर चाहिए होगी। और वायर का सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज भी ये है कि वो टूट भी सकती है। अब जैसे अपने बात करें बाइक वगैरह में तो वो तो चल जाता है। ठीक है, आजकल हाइड्रोलिक क्लच भी आने लग गए हैं, बाइक्स में भी आने लग गए हैं। तो उसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज ये है कि किसी प्रकार का डैमेज अपने को देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है साहब, अब होता क्या है उसके बारे में बात करता हूं। यहां क्या है, ऑयल रिजर्वोयर है, हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक होगा तो ऑब्वियस ही बात है ऑयल अपने को चाहिए होगा, और ऑयल से सब कुछ ऑपरेट होगा। जैसे ही क्लच पैडल को दबाया, मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या है, ये जो सिलेंडर है इधर की तरफ मूव करेगा। उस मूव करने के साथ साथ ये स्लीव जो सिलेंडर है वो अपना इधर की तरफ मूव करेगा। और उस मूव करने से क्लच रिलीज फोर्क जो है अपना, उससे क्लच एंगेज और डिसएंगेज होगा। बड़ा ही आसान भाषा में आपको समझा दिया। स्ट्रक्चर याद कर लेना। स्ट्रक्चर याद करना है। लिख रहा हूं साथ के साथ। स्ट्रक्चर किसी भी चीज का मत भूलना। यदि आपको, क्योंकि आपसे कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए जरूरी है किसी भी पहलू पर अपने आप को पीछे मत रखना। अभी फटाफट इसके बारे में लिखता हूं। ये थोड़ा सा लेंथी है, सबसे लेंथी मेरे ख्याल से यही होगा अभी तक। जब क्लच पैडल से क्लच दूर लोकेटेड हो, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और केबल मतलब मैंने वही वायर की बात की, केबल से ऑपरेट
करना मुश्किल रहे व साथ ही हाई क्लच स्प्रिंग प्रेशर के कारण ड्राइवर जो चलाता है ना, ड्राइवर को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्या है, जब क्लच दूर होता है तो केबल से ऑपरेट होने के कारण हाई प्रेशर स्प्रिंग केबल से ऑपरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हाई क्लच स्प्रिंग प्रेशर के कारण ड्राइवर को क्या है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और इस सब से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, हाइड्रोलिक क्लच का यूज करते हैं। इससे बचने के लिए हाइड्रोलिक क्लच का यूज करते हैं। ठीक है साहब, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, सभी के सभी बहुत इंटेलिजेंट है। सीक्वेंस याद कर लेना। सीक्वेंस क्या है, क्लच पैडल को दबाया, क्लच पैडल के बाद में वो जाएगा मास्टर सिलेंडर से स्लेव सिलेंडर, और फिर क्या होगा, क्लच रिलीज फोर्क। ठीक है, इसीलिए कहता हूं स्ट्रक्चर को याद करते हुए चलिए। पैडल से मास्टर सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर और क्लच रिलीज फोर्क। अपने कई जगह आपको क्लच भी देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिल जाए, ऐसा भी। तो सीक्वेंस, जितनी भी चीजों की सीक्वेंस है, जैसे अपनों ने अभी पढ़ा वो कैम वाला एमसीक्यूज पढ़ा था ना, तो उसमें भी क्या था कि सीक्वेंस थी। कैम से टैपेट या फ्लोवर, पुश रोड, रोकराम से फिर वाल्व ऑपरेट होते हैं। तो इस प्रकार से वो सीक्वेंस वाली चीजें भी आप ध्यान में रखना। आसान आपको कुछ भी नहीं देगा, आज की दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है, इतनी बात ध्यान में रख लेना। और पास होना इतना भी आसान है जितना आप लोग समझ के बैठे हो, ये भी ध्यान रखना। मैं सोचता हूं एक काम करते हैं, गूगल फॉर्म में आपका एक टेस्ट देता हूं, भेजता हूं मैं आपको बना के 20 एमसीक्यूज का, और फिर चेक करते हैं आप लोगों की तैयारी कितनी है, और अच्छे लेवल के, कि जहां से आपको एक माइंड में कंफ्यूजन पैदा होनी चाहिए उस एमसीक्यू से। बताना आप, अगर आपका आईसी इंजन रेडी है ना, अगर आपका आईसी इंजन रेडी है तो बताना, अपने आईसी इंजन का भेजता हूं मैं आपको, रेडी हो तभी बताना। ठीक है, मास्टर, आगे चलता हूं। मास्टर सिलेंडर में स्मॉल पिस्टन होता है जिस कारण लो इनपुट फोर्स मतलब जो अपने फोर्स लगाते हैं उसको दबाने के लिए क्लच पैडल पे से पिस्टन जो है वो क्या है, लंबी दूरी ट्रैवल करता है। ठीक है, और इसी के साथ इससे स्लेव, एक बार लिख लो मैं समझाता हूं। स्लेव सिलेंडर का लार्ज पिस्टन मूव होता है जिस कारण ग्रेटर फोर्स ट्रांसमिटिंग होगा। ठीक है, क्या है, मास्टर सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। मैं इसको ना थोड़ा सा अंडरलाइनिंग कर देता हूं। और इसके अंदर लार्जर पिस्टन होता है, किसके अंदर, स्लेव सिलेंडर और मास्टर सिलेंडर के अंदर, ध्यान में रख लेना। ठीक है, मास्टर सिलेंडर के अंदर छोटा पिस्टन होता है, अरे मास्टर सिलेंडर के अंदर छोटा पिस्टन लगा होता है, जिस कारण से उसमें लो इनपुट फोर्स से ही पिस्टन लंबी दूरी ट्रेवल करता है। और स्लेव में बड़ा
पिस्टन लगने के कारण क्या है, उसके अंदर ज्यादा पावर ट्रांसमिशन की फोर्स अपने को देखने के लिए मिलता है। इतनी बात आप समझ गए हो। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर फोकस करते हैं। एडवांटेज लिखते हैं नो मैकेनिकल लिंकेज, वो पिछली वाली बात जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक में अपनों ने पढ़ी थी, नो मैकेनिकल लिंकेज, ठीक है। ओनली हाइड्रोलिक लाइंस ही अपने को रिक्वायर होती है, और कोई भी, रुक जाओ, कोई भी फ्रिक्शन, घिसाव या वियर नहीं होता, ठीक है। आगे मैं बात करूं, इससे यूज होता है, यूज इन हैवी ड्यूटी ऑपरेशन। मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जहां पर अपने को बड़े क्लच होते हैं, जैसे सिंगल प्लेट क्लच है, वो बड़े क्लचेज में आता है, ध्यान में रख लेना। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल प्लेट क्लच जो है वो बड़े क्लच में आता है, मल्टी प्लेट क्लच जो है वो छोटे क्लचेज में आता है। तो ये था हाइड्रोलिक क्लच के बारे में। अभी अपना रह गया वेट क्लच, यार बड़ा ना, तो अभी समय है थोड़ा सा अपने पास। देखो यार, डिमोटिवेट मत हो, अपने आप को रोकना मत। देखो मेरा इस समय ये हालत है कि मैं किताब उठा रहा हूं, पर वो जो मैं दिल्ली जाके आया था, अभी आपको बताया था, उसके बाद में मैंने किताब भी नहीं उठाई यार। मैं मतलब थोड़ा सा वो शिफ्ट कुछ ऐसा हो गया यार कि अपनी वैकेंसी नहीं आ रही है, उसके बाद में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा डिमोटिवेट होता है। पर मैं रुका नहीं हूं, कि मैं ये नहीं है कि मैंने किताब छोड़ के बैठ गया, उस चीज को कम कर दिया है। अभी उस चीज को वापस से गेयर अप कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने को कहीं ना कहीं पर अपने को सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो अपने को अपने खुद को गेयर अप करना ही होगा, ये जरूरी है। ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको टेक्निकल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेक्निकल में आपको सब कुछ करवा दिया जाएगा। बड़ा ही अच्छे तरीके से सिलेबस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अपने कुछ भी हवा में बातें कर रहे हैं। डिसेंट एक सिलेबस जो चलना चाहिए वही अपना चल रहा है। रुको मत, चलते रहो, चाहे आप स्लो चल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चलते रहो, रुकना मत। मैं सीधी सी बात तो आपको ये कहता हूं। आगे चलता हूं मैं, 2 दिन फोटोज है, मैं वो सभी लगा लूं। 18, 19, 19, आगे चलते हैं। तो रोकना मत यार, आप अपने आप को मतलब थोड़ा थोड़ा मूव करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अब अभी ये वार्म अप है। देखो एक थोड़ा सा आपको, एक ही बात में ना आपको थोड़ा सा इन बात को समझ आ गया होगा। युद्ध अभ्यास होते हैं जब भी, ठीक है, तो युद्ध अभ्यास क्यों किए जाते हैं? अपनी एक भारतीय सेना बाहर देशों के साथ युद्ध अभ्यास करती है, कारण क्या है उस चीज का? उसका कारण ये है कि जिस वक्त युद्ध हो तो अपने को ये फील ना हो, कि अपने देश को या अपने सैनिकों को ये फील ना हो कि हमने कभी युद्ध नहीं किया। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये होंगे जो जो ये कहेंगे कि सर, मैं अपने पेपर से रिलेट करता हूं, कह रहा हूं इस चीज को, कि सर हमने तो बहुत बार युद्ध कर चुके हैं, कि हम लोगों ने बहुत बार पेपर दे चुके हैं, हमें एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से भारत ने भी तो बहुत बार युद्ध किए हैं। भारत ने कितनी बार चाइना से युद्ध हुआ है, उधर पाकिस्तान से अपना 2 3 बार युद्ध हो चुका है, पाकिस्तान से भी। तो आज भी यदि भारतीय सेना युद्ध अभ्यास करने के लिए जा रही है, आज भी यदि भारतीय, में बड़ा कर लो यार इसको ना, अपने फोटो को, यदि आज भी भारतीय सेना युद्ध अभ्यास करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको युद्ध का मालूम नहीं है, उनको पता नहीं है क्या होता है युद्ध के अंदर। उसी प्रकार से अपना है कि यदि आप ये सोचते हो कि अपना पेपर एक युद्ध की तरह ही है, कि यदि आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड होंगे, आप में से बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में लगे होंगे, वो होता है आपने युद्ध कर चुके हैं, आपने अभी तक वो युद्ध कर चुके हैं, आपको नॉलेज है। पर फिर भी आप यदि युद्ध अभ्यास नहीं करते हो, यदि आप उस सिलेबस को पढ़ते नहीं हो,
और सीधा युद्ध में, युद्ध के समय में आप तैयारी करते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने 3 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज का एक गलत, मतलब गलत तो क्या, एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि आज अपनी सेना युद्ध अभ्यास के लिए जाती है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जिस वक्त हमारा युद्ध हो, हम 100% अपना दे सके। वायु सेना है, जल सेना है, सभी युद्ध अभ्यास पे जाते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास भी हुआ था, मैंने आपको बताया भी था। अब वायु सेना है, उनको क्या जरूरत है, उनको तो यही है कि बम फोड़ेंगे, परंतु वो फिर भी अपना आपको पहले उस चीज में परफेक्ट करते हैं, और उसी प्रकार से अपने युद्ध है आपको अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप ये सोचो कि नहीं मैं तो सीधा युद्ध में ही जाके हथियार उठाऊंगा, वो आप लोगों की समझ है, वो आप लोगों को, आप लोगों की सोच है, आप क्या उस चीज के बारे में सोचते हो। मैंने आपको ये चीज बता दी। मेरा काम समझाना था, मैंने आपको, चाहे आप अभी इस चीज को कैसे भी समझ रहे हो, पर आपको समझाना जरूरी है। आप लोग अपने आप को कहीं भी किसी से पीछे मत समझना। सबसे मेन चीज तो यह है कि अगर आपको ये लगता है कि हम किसी से पीछे, आप बिल्कुल, आप किसी से भी पीछे नहीं हो। आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं, हमेशा आपको बताता हूं कितने परसेंट बच्चों ने क्या किया और क्या नहीं किया। ये तो अपने काम का नहीं है। अरे यार, ये ना वो फोटो थी जहां पर मैंने आपको टोर्जनल स्प्रिंग समझाना था। कोई बात नहीं, इसको काटता हूं मैं, एक सेकंड। हाँ, तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। ये मत सोचो कि मैं सर, हम तो जब वैकेंसी आएगी तभी पढ़ाई करेंगे। अब आप खुद सोच लो कि यार, अगर अपना देश के सेना अगर पहले प्रिपरेशन करती है तो अपने को तो करनी चाहिए ना। अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा, अभी तक जितना कुछ भी अपन लोगों ने पढ़ा, वो था ड्राई क्लचेज, मतलब सूखे क्लच जिसे अपने कहते हैं। उसमें किसी प्रकार का ऑयल का इंपैक्ट नहीं देखने के लिए मिल रहा था, किसी प्रकार का ऑयल की मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिल रही थी, सिर्फ ड्राई क्लच था वो एक प्रकार से। परंतु अभी जो अपने पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वेट क्लच। बड़ा ही 5 मिनट में इसको भी खत्म कर देंगे अपने, 5 मिनट में इसको भी फिनिश कर देते हैं और उसके बाद में आगे चलेंगे। अब आप अभी अपना हो जाएगा आज की तारीख में, हाँ सिलेबस हो जाएगा, मतलब सिलेबस का क्लच प्लेट हो जाएगी, क्लचेज हो जाएंगे। क्लच, वेट क्लच के बारे में बात करें, स्प्रे टाइप सिंगल प्लेट वेट क्लच क्या है। सिंगल प्लेट है, यहां से ऑयल आएगा, ठीक है, ऑयल आएगा, क्लच प्लेट यहां लगी हुई है, ये क्लच प्लेट हाउसिंग है। ऑयल की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, और कुछ भी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर क्या है, ये ड्राई नहीं होगा, इसके अंदर वेट ऑयल अपने को देखने के लिए मिलेगा। आगे चलता हूं, ये है मल्टी प्लेट हैवी ड्यूटी वेट क्लच विद इंटीग्रल पंप। मतलब इसके अंदर ना, इसके अंदर पूरे के अंदर अपने को क्या देखने के लिए मिलेगा, इस पूरे के अंदर अपने को, इस पूरे के अंदर अपने को पूरे का पूरा क्लच है, उसके अंदर पूरा, मतलब अपने को आप कूलेंट लुब्रिकेशन जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, ऑयल देखने के लिए मिलेगा। एक अच्छा आपको बताऊं, ऑयल मिलेगा, और यहां पर एक पंप लगा, और इसी पंप से वो पूरा क्लच के अंदर वो ऑयल क्या होगा, उसकी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी अपने को, ठीक है। एक इंटीग्रल पंप इसके अंदर लगा होता है। ये है मल्टीप्लेट क्लचेज। आगे चलते हैं, कुछ इस प्रकार से भी आप डायग्रामेटिक स्केच ऑफ ऑयल पाथ इन मल्टी प्लेट क्लचेज विद इंटीग्रल पंप। वो पंप ये रहा जो अपनों ने पीछे पढ़ा, ये वाला पंप, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहां पर अपने पास क्या है, ऑयल जमा है। ये इंटीग्रल पंप क्या करेगा, इसकी मूवमेंट को मैं इरेज कर देता हूं। ऑयल जमा है, यहां से उठाया, यहां पर घुमाया, और यहां को इसको मल्टीप्लेट क्लच के अंदर क्या कर देगा, इस चीज को मल्टीप्लेट क्लचेस के अंदर इस चीज को वो मूव कर देगा, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। बच्चों वाली बातें हैं, समझा दिया, कुछ भी नहीं है, और इससे अलावा इसके मतलब इससे ज्यादा अपने को समझने के लिए लिखने वाली बातें हैं वो लिख देते हैं अपने। क्लच प्लेट में हमेशा
ऑयल को रोटेट किया जाता है, रोटेट किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये हो सकते हैं सिंगल एंड मल्टी प्लेट बोथ, ठीक है। बेसिकली मल्टीप्लेट क्लचेज का जो यूज है ना, वो अपने को, मैंने पढ़ा था इस चीज के बारे में, आपको बताऊं मैंने तो वहां पर मल्टीप्लेट वेट क्लचेज जो है वो बाइक में भी यूज किए जाते हैं, मल्टीप्लेट वेट क्लचेज अपने को हैवी ड्यूटी ट्रक्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। मैं लिख देता हूं मल्टी प्लेट वेट क्लच यूज्ड इन हैवी ड्यूटी ट्रक्स, और उसी के साथ साथ वेट मल्टीप्लेट क्लच को अपने को मोटरसाइकिल में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। मोटरसाइकिल में भी अपने क्या कर देते, मोटरसाइकिल में भी आजकल वेट मल्टीप्लेट क्लच अपने को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है साहब, आगे चलता हूं। जो इंटीग्रल पंप होता है, इंटीग्रल जो इसके साथ मतलब पहले ही लगा होता है, वो किस प्रकार का होता है, ये बात ध्यान में रख लेना। अभी भी अपनों ने एमसीक्यूज करे तो वहां पर भी अपने से पूछे जा रहे हैं कि पंप कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है एयर टाइप पंप। गियर टाइप अपने को पंप देखने के लिए मिलता है। सामान्यता एक बात और लिख लो, सामान्यता अपने को क्या क्या है, जो ऑयल फ्लो है वो क्या है, 1 गैलन मतलब 4.54 लीटर पर मिनट में देखने, पर मिनट होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अच्छा, आगे और लिख लो, फॉर ईच रोटेटिंग, सॉरी, फॉर ईच 10 to 20 हॉर्स पावर रेटिंग ऑफ द इंजन। वही है यार, पढ़ते रहना, वन लाइनर जितने भी करवा रहा हूं करते रहना समय के साथ साथ। अच्छा, कंपैरिजन करते हैं कि यहां पर लिखते हैं वेट क्लच और यहां पर लिखते हैं ड्राई। कंपैरिजन करते हैं, एक अच्छा सा कंपैरिजन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हीट ट्रांसफर होगी इसके अंदर वो क्या होगी, मेटल टू ऑयल होगी, और जो ड्राई में होगी जो हीट का ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा, मेटल टू ऑयल, और इसके अंदर क्या होगा, मेटल टू एयर अपने को देखने के लिए मिलेगा। मेटल टू ऑयल होने के कारण ये क्या है, एफिशिएंट होगा, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। जो इसकी लाइफ होगी वो ज्यादा होगी और इसकी लाइफ क्या होगी, वो कम होगी, इस बात को ध्यान में रख लेना। इसकी टोर्क कैपेसिटी इसकी क्या होती है, कम होती है, और इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि रीजन में बता देता हूं, कम होने का कारण क्या है। कम होने का एक ही कारण है कि इसके अंदर जो ऑयल होने के कारण इसमें टोर्क अच्छे से मूव नहीं हो सकता, क्योंकि जो फ्रिक्शनल जो मटेरियल है ना वो अच्छे से चिपक नहीं पाता, मतलब अच्छे से जुड़ नहीं पाता। ठीक है, इस कारण से ऑयल होता है, उस कारण से यहाँ पर ये ड्राई रहता है। ड्राई रहने के फ्रिक्शन जो मटेरियल है वो अच्छे से जुड़ पाता है फ्लाई व्हील के साथ, या आप क्लच प्लेट के साथ, जो भी आप समझना चाहो। और ये क्या है, 35 से 50% ही कवर कर पाता है ऑफ द टॉर्क ऑफ द ड्राई क्लच।
ऑफ द ड्राई क्लच। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। आगे मूव करते हैं, फटाफट अभी अपने को सिलेबस खत्म करना है। अच्छा, फोटो नहीं है, क्लच फेसिंग की बात करता हूं। क्लच फेसिंग, फोटो 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 देखता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना क्लच फेसिंग के बारे में। ये जो फेस दिख रहे हैं ना अपने को, ये फेस, ये क्लच फेसिंग, इसको इसको क्लच फेसिंग कहते हैं। जो क्लच प्लेट की जो फेसिंग अपने जिसको कह सकते हैं, क्लच प्लेट की जो फेसिंग होती है वो किस, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उस चीज के बारे में लिख लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं, मुझे तो इंपॉर्टेंट नहीं लगता, पर फिर भी लिख लो। गुड वेयरिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो घिसाव है वो ज्यादा घिसाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गुड बाइंडर इन इट, मतलब अच्छा बाइंडर हो जो ऐसा नहीं हो कि वो घिसाव के कारण जो जो फेसिंग है वो टूट रही है। बाइंडिंग जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, ये भी बात ध्यान में रखना। चीप चीप एंड इजी टू मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, ठीक है। आगे लिखूं हाई कोफिशिएंट, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब घिसाव ज्यादा ना हो, सीधी सी बात आपको बताऊं, फ्रिक्शन ज्यादा ना उत्पन्न हो। हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस ऑफ हीट होना चाहिए, हीट को अच्छे से ये क्या है संग्रहण कर सके, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। आ, आगे चलता हूं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल, फ्रिक्शन मटेरियल के बारे में बात करता हूं। उसके बाद में तो फोटो है, मैं आपको फोटो दे दूंगा, फोटो आपको लगा दूंगा, तो आप उस चीज को देखते रहना। हाँ, गेयर अपना जितना भी पावर ट्रांसमिशन अभी पढ़ेंगे तो उसमें ट्रबल शॉट्स होते हैं कि मतलब यदि ये समस्या आ जाए तो उसको कैसे अपने सोल्व कर सकते हैं, वो चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। द फ्रिक्शन मटेरियल ऑफ द क्लच प्लेट आर जनरली थ्री टाइप। एक तो मिलबोर्ड, मोल्डेड और वोवेन, ठीक है। मिलबोर्ड टाइप फ्रिक्शन मटेरियल मेनली इंक्लूड एबेस्टस मटेरियल विद डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्रीगमेंट्स, मतलब एबेस्टस मटेरियल से ये बना होता है। कौन सा, मिलबोर्ड टाइप फ्रिक्शन मटेरियल जो होता है, तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार याद कर लेना, अदरवाइज कुछ भी याद करने वाला बात नहीं है। मोल्डेड टाइप फ्रिक्शन मटेरियल आर मेड ऑफ मैट्रिक्स ऑफ asbestos fiber एंड स्टार्च और एनी अदर सुटेबल बाइंडिंग मटेरियल से ये बना होता है। फालतू की बातें हैं। देर आर देन हीटेड टू बी सर्टेन टेम्परेचर फॉर मोल्डिंग इन डाइज अंडर प्रेशर, मतलब इसको क्या है, ये एबेस्टस फाइबर, स्टार्च और अदर जो भी बाइंडिंग है उनको मिलाकर इसको एक डाई के अंदर हाई प्रेशर पर मतलब एक प्रेशर लगाकर एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या है इसको बनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, और कुछ भी नहीं है इतना, मतलब आप डेप्थ में अपने को इस चीज को नहीं पढ़ना। वोवन टाइप फेसिंग मटेरियल आर मेड ऑफ इम्प्रीगमेंट, यार ये क्या है, इम्प्रेगिटनिंग, पता नहीं यार मेरे को ना कितनी भी हिंदी इंग्लिश नहीं आती। इम्प्रेग्नेटिंग ए क्लॉथ विद सर्टेन बाइंडर एंड बाय वीविंग थ्रेड ऑफ कॉपर एंड ब्रोस वायर कवर्ड विद लॉन्ग फाइबर एवेस्टस एंड कॉटन, मतलब कुछ नहीं है, क्लॉथ के इम्प्रेगिटेशन में अलग अलग बाइंडिंग मटेरियल, जैसे मतलब अपनों ने धागे मिला दिए कॉपर या ब्रास के, पीतल के बने हुए, हाँ, उसी से ये बनता है। पढ़ लेना। याद करने वाली बातें सिर्फ ये तीन ही है जो आपको ऊपर लगा दी है। इतनी बात होगी अपने लिए, मतलब
कॉमन क्लच फेसिंग अपने और भी लिखते हैं, और भी लिखते हैं, रुक जाओ। हाँ, कॉमन, और भी लिखो, कॉमन क्लच फेसिंग मटेरियल। पीछे मैंने करवा दिया, और भी लिख लो, मैंने लिख रखे हैं तो आप भी लिखिए यार, मैंने आपके लिए लिखे हैं। एस्पेटस रेबेस्टस एंड फेडो नॉन एबेस्टस क्लच क्लच फेसिंग। हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ग्लास फाइबर वगैरह ना, फाइबर। तो ये था अभी तक अपनों ने, क्लच अपना कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फोटोज लगा देता हूँ, बहुत सारी फोटो है, वो आपको घर पे ही पढ़नी है, होमवर्क आप समझ लेना उस चीज को। 22, 25, देखो होमवर्क है, होमवर्क है याद करना, इसको याद कर लेना। देखो मैं अब करवाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा समय फालतू में बर्बाद हो जाएगा। क्या है क्लच स्लिप वाइल एंगेज, मतलब क्या है कि जब क्लच, क्लच का स्लिप क्यों होता है जब वो एंगेज होता है, स्लिप इन द सेंस कि मतलब ये घूम रहा है ऐसे स्लिप हो जाता है ना, तो वो जैसे इनकरेक्ट पैडल लिंकेज एडजस्टमेंट, तो उसको क्या, उसकी रेमेडीज क्या है, कारण क्या है उसके, कि जो पैडल की लिंकेज है उसका जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, सही तरीके से नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, रीएडजस्ट हैज टू बी मेड, मतलब उसको क्या कर देंगे, रीएडजस्ट कर देंगे। मैं अभी फटाफट आपको ये सभी चीजें लगा देता हूं। 25 हो गया, 26, यहीं पे क्लच तो अपना यहीं पे, अरे यार, ओके, आके देखता हूँ आ जाए तो। कोई बात नहीं, रहने दो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। 25, 26, 27, 28, 28। तो यार तैयारी कीजिए आप सभी लोग, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अभी यही मौका है सभी के पास। तो यार ऐसा ना हो कि ये ये मौका उसके बाद में नहीं मिलेगा, स्पष्ट सी बात है। ये मौका है, उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, ये बात तो आपको भी डैम श्योर है, आप लोगों को भी। यार सर यही है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, जिनको, जो डेडिकेटली वेट कर रहे हैं ना, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बात तो मुझे पता है कि जो बच्चा डेडिकेटली वेट कर रहा है वो आज के समय में इस चीज को, मतलब अच्छे, एक बहुत अच्छे लेवल से पढ़ रहा है उस चीज को। और जो नहीं कर रहे हैं, जिनको ये ठीक है लग जाएंगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, वो उन बच्चों का कुछ भी नहीं कर सकते यार, उन बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते, ये सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मुझे ट्रबल शूट 1 या 2 एमसीक्यूज अपने को देखने के लिए पक्का मिलेंगे, ये बात ध्यान में रख लेना, 1 या 2 एमसीक्यूज अपने को देखने के लिए पक्का मिलेंगे। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ट्रबल शूट पढ़ के जाना, गेयर के हैं किसी भी पूरे पावर ट्रांसमिशन में, जो भी ट्रबल शूट अपने को देखने के लिए मिलता है वो अपने को पढ़ के जाना है। लो, ये भी मैंने लगा दिया, ये शायद कृपाल सिंह की बुक में है, तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। यहीं पर सेशन एंड करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, फिर थोड़ी बातें करते हैं, काफी समय के बाद में मेरे को भी मतलब ऐसा मजा आ रहा है यार कि यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बड़ी बोरिंग लाइफ होगी नहीं तो जिस किसी को भी कॉल वगैरह करनी है यार, मैं फ्री होता हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो सकता है मेरा फोन बेसिकली साइलेंट रहता है, लैपटॉप में व्हाट्सएप वगैरह चलता रहता है, तो मैं वहां पर
आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं फ्री होऊंगा तो मैं कॉल कर लूंगा। मेरे पास कॉल भी आया था, अभी तक नहीं आया उन बच्चों का जिसने मुझे दिवाली के समय फोन किया था, मैं बात नहीं कर पाया उन लोगों से। क्लासेस अच्छे तरीके से चल रही हैं, क्लच पूरा हो चुका है, ऐसे ही आराम से करेंगे, मेरे को जल्दबाजी नहीं है। मुझे पता है जब मैं आराम से करता हूँ कोई ना कोई न्यूज जरूर आती है, तो अच्छी बात है अगर न्यूज आएगी तो मैं आधे घंटे की क्लास और ले लूंगा एक दो, ताकि अपने को एक, जब भी मैं आधे घंटे की क्लास लेता हूँ ना, तो ये तो कंफर्म है कि अपने को जरूर कोई ना कोई न्यूज देखने के लिए मिलती है। जब मैं ये सोचता हूँ कि चलो थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं, और अपने को एक ना एक न्यूज जरूर देखने के लिए मिल जाती है, और वापस से उस चीज को मतलब अपने को स्पीड बनानी पड़ती है उस चीज पढ़ने की अपने की, हाँ जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस अच्छे से चल रहा है, एक मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 क्लासेज आप अभी मान के चलिए, 30 क्लासेज से ज्यादा आपकी क्लासेज नहीं ली जाएंगी, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, क्या दिक्कत है, घर की बात है, अपने अपने पढ़ लेंगे। बस आप लोग थोड़ा डिमोटिवेट ना फील करें, पढ़ाई कर रहे हो तो रुकना मत यार, मैं ये चीज चाहता हूं, आप रुकना मत, आप करते रहो। अभी अभी कई बच्चों के दिमाग में ये भी है कि सर ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए दूसरी छोड़ रहे हो तो वो मत करना। वीडियो भी आ रही है, सिलेबस लगभग सेम ही देखने के लिए मिलेगा। रीजनिंग मेरे को सिलेबस नहीं पता वैसे, पर मुझे पता है कि सिलेबस, मेरे को कई जनों ने कहा भी है कि सिलेबस सेम ही है वीडियो का। नॉन टेक की बात कर रहा हूं, तो आप नॉन टेक कीजिए यार, आप लोग फोकस रखिए उस चीज के ऊपर कि अगर आपको लगता है कि सिलेबस सेम है तो वीडियो की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ फिर आपको टेक्निकल ही कवर करना होगा। आप टेक्निकल कर सकते हो, आप 2 या 3 मंथ में एक अच्छा लेवल का टेक्निकल कर सकते हो, पर एक बहुत अच्छे लेवल का करना है तो आपको पहले दिन से ही, आज से 2 या 3 मंथ हो चुके हैं अपने को, तो 3 मंथ से ही आपको लगना पड़ेगा। 6, 7, 8 मंथ की आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, तभी आप टेक्निकल को अच्छा कर सकते हो। टेक्निकल अच्छा हो गया तो ये समझ लीजिए 50% नंबर अपने सिर्फ टेक्निकल ही कवर करता है। इस बात को ध्यान में रखना, 50% नंबर, यदि आप 50% में से 40% भी अगर आप ले आते हो ना, तो यहां पर इधर तो अपने को 50 में से 30%, 25% भी लेके आने हैं, तो 65 से 60, 65% तक अपना ना सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जिसने मेरिट टच करनी है उसकी तो बात ही अलग है। जिसको ये लगता है कि मुझे पूरे राजस्थान में, मेरे को लगता है बहुत कम रेयर बच्चे होंगे जो भी हैं, प्लीज आज आप मुझे बताइए आज कमेंट करके, कि जिसको ये लगता है कि सर मुझे मेरिट ही लेके आनी है, मुझे पास नहीं होना, मुझे मेरिट में आना है, टॉप 10 टॉप 15 बच्चों में आना है, टॉप 20 बच्चों में आना है, 200 वैकेंसी है, 10% तो अपने मान सकते हैं। ऐसा कोई है तो वो भी बताना। सेशन यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। एजीवी स्टडी ऑफिशियल अपना चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर ये रहा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मैं अपने आप आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।